नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10 की समकालीन भारत वाली किताब सामाजिक की उसके लगभग सभी पार्टों का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? दो प्रकार में, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्थायित्व के आधार पर संसाधनों का कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, मतलब स्वामित्व के आधार पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है। स्वामित्व के आधार पर तो चार प्रकार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है? तो तीन प्रकार के विकास के आधार, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। जीव मंडल से प्राप्त होने वाले संसाधन जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत आते हैं? तो इसको देखते हैं अपन। ये जो आते हैं, ये आते हैं जैविक संसाधन की श्रेणी में। निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन, चट्टान व धातुएं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, वनस्पति आदि किस प्रकार के हैं? नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। चारण भूमि, शमशान भूमि, खेल के मैदान आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? सामुदायिक संसाधन। समुद्र में कितनी दूरी तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है? तो 12 समुद्री मील, किलोमीटर में 22.2 किलोमीटर। महासागरों में किस दूरी के बाद प्राप्त होने वाले संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं रहता? तो 200 समुद्री मील के बाद में। ठीक है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं परंतु उनका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है वे क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन। संसाधन भंडार का वह हिस्सा जिन्हें तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जाता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है क्या कहलाते हैं? संचित कोष, यानी कि वो धरती के अंदर ही अभी निकाला नहीं गए हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है क्या कहलाते हैं? भंडारण, भंडार संचित कोष में आएगा। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जारी रखना किस प्रकार के विकास का उदाहरण है? सतत पोषणीय विकास। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील में 1992 में किया गया था। भूमंडलीय वन सिद्धांत और 21वीं सदी के सतत पोषणीय विकास के लिए किसकी घोषणा हुई है? एजेंडा 21 की। भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य से किया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रयास कौन सा है? पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करता है भारत। ठीक। भारत की कुल भूमि के कितने % भूभाग पर मैदान है? तो लगभग 43% भाग पर मैदान पाया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर पर्वत है? लगभग 30%। और कितने % क्षेत्रफल पर पठारी भाग है? लगभग 27%। भारत का कौन सा भूभाग खनिजों, जीवाश्म ईंधन व वनों का अपार संचय कोष है? पठारी भाग, मतलब पठारी भाग में सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं। ठीक है। वह कृषि भूमि जहाँ खेती नहीं की गई है क्या कहलाती है? पड़ती भूमि। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने भूभाग पर वन आवश्यक है? 33% भाग पर वन होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। वर्तमान में भारत की कितनी भूमि निम्नलिखित है? लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो बेकार है, अनुपजाऊ है। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किस मृदा से हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में किस प्रकार के कणों वाली मिट्टी पाई जाती है? तो मोटे कणों वाली। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने भागों में बांटी गई है? 2 प्रकार में, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर, पुरानी को बोलते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, और किस जलोढ़ मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की प्रधानता होती है? तो बांगर में। ठीक है, जो कि पुरानी होती है। काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी सबसे अधिक किस फसल के लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। लाल और पीली मृदा भारत के किस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के पूर्वी व दक्षिणी भाग में। लेटेराइट मिट्टी है, जो लेटेराइट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? लेटर से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार व पर्णपाती वन। काजू की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी काम में आती है? लेटेराइट मिट्टी। मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन के कारण जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती वह क्या कहलाती है? उत्खात भूमि। ठीक है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को किस नाम से जानते हैं? खड्ड भूमि। लो एस का किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती। अब अगला पार्ट है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो पहला क्वेश्चन इसका, भारत में कितनी जैव उपजातियां पाई जाती हैं? लगभग 16 लाख। विश्व का 8% जातियां हमारे भारत में पाई जाती है। देश में कुल कितने भूभाग पर वन है? 24.16% भाग पर वन है। वैसे कितना होना चाहिए? 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। वनस्पतियों व जीवों की वे जातियां जो तेजी से घट रही है क्या कहलाती है? सुभेद्य जातियां। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन इत्यादि किस श्रेणी में शामिल है? सुभेद्य जातियों में, जिनकी संख्या घट रही है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किस श्रेणी में आते हैं? लुप्त जातियां। ये गायब हो चुकी है, अब धरती पे नहीं है। भारत में चीते को कब लुप्त घोषित किया गया? 1952 में। भारत में कौन सी संकटकालीन वनस्पति का प्रयोग कैंसर औषधि हेतु किया जाता है? हिमालयन यव। हिमालयन यव के द्वारा किस रसायन को प्राप्त किया जाता है? टक्सोल।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। और राष्ट्रीय जो वन्य जीव अधिनियम बनाया गया 1972 में, ये भी ध्यान रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। मानस बाग असम में। पेरियार बाग रिजर्व केरल में। भारत में किस प्रकार के वनों को स्थायी वनों की श्रेणी में रखा गया है? तो आरक्षित व रक्षित वनों को स्थायी वनों की श्रेणी में रखा गया है। एक बार है बस, केवल अवर्गीकृत वन अलग रखा गया है। भैरवदेव डाकव सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। राजस्थान में कौन सी जाति के लोग चिंकारा, नीलगाय, मोर व वृक्षों की रक्षा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? बिश्नोई समाज जाना जाता है। बीज बचाओ आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? तो टिहरी क्षेत्र में हुआ। हिमालय क्षेत्र में बांध निर्माण की आड़ में हो रही वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? चिपको आंदोलन। संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ पर पारित हुआ? उड़ीसा में हुआ 1988 में। अगला पाठ जल संसाधन। पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? महानदी पर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी बेसिन पर निर्मित है? सतलुज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित है। सरदार, और ये जो है राजस्थान हरियाणा पंजाब की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना में कितने राज्यों का हिस्सा है? 4 राज्यों का हिस्सा है इसमें। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में गुजरात में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो एक विवादित है जो ये है नदी घाटी परियोजना है नर्मदा वाली। पहला प्रश्न अगला, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत किस जल विद्युत परियोजना से हुई है? कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र। जल संरक्षण की तकनीक खड़ीन किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? जैसलमेर राजस्थान में। वर्षा जल को, और ये पालीवाल ब्राह्मणों ने स्टार्ट किया था इसको, वर्षा जल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? पालर पानी। किस नाम जानते हैं? पालर पानी। भारत का कौन सा शहर छत वर्षा जल संग्रहण के लिए जाना जाता है? शिलांग मेघालय। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? सरकार ने नियम बना दिया है ना, किसमें? तमिलनाडु में। अगला पार्ट है कृषि। भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के माध्यम से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी कि इसको केवल व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से करता है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नेक्स्ट, स्थानांतरण कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? कर्तन व दहन। यानी कि पेड़ों को काटते हैं, वहाँ जलाते हैं, जंगल काट के जला देते हैं, वहाँ खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चल जाते हैं। स्थानांतरण कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि। स्थानांतरण कृषि को मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलू। पलामू भी कहते हैं, पामलू भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को छत्तीसगढ़ तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में क्या कहते हैं? दीपा। क्या कहते हैं? दीपा। कर्तन व दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको व मध्य अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? मिल्पा। तो ये एक ही प्रकार की कृषि, लेकिन अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कर्तन व दहन प्रणाली कृषि को वेनेजुएला में किस नाम से जानते हैं? कोनुको। कर्तन व दहन प्रणाली कृषि को ब्राजील में किस नाम जानते हैं? रोका। ब्राजील में रोका। कर्तन व दहन प्रणाली कृषि को मध्य अफ्रीका में किस नाम जानते हैं? मजोले। और इंडोनेशिया में किस नाम जानते हैं? लदांग। और वियतनाम में किस नाम जानते हैं? रे। वियतनाम में रे। और मध्य प्रदेश में इसको जानते हैं बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में जानते हैं पोडू या पेंडा। ओडिशा में इसका नाम है पामाडाबी या कोमान या बरिंगा। राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में वालरा कहते हैं, आप सभी परिचित होंगे। अगला, पश्चिमी घाट में स्थानांतरण कृषि को किस नाम जाना जाता है? कुमारी। और हिमालय क्षेत्र में इसको किस नाम जानते हैं? खिल। झारखंड में कुरुआ। जिन क्षेत्रों में भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव रहता है वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन जीविका कृषि। कौन सी कृषि में रासायनिक उर्वरकों व सिंचाई का अधिक उपयोग किया जाता है? गहन जीविका कृषि में, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करने की दृष्टि से खेती की जाती है इसलिए। आधुनिक निवेशों के माध्यम से उच्च पैदावार प्राप्त करना किस प्रकार की कृषि में शामिल है? वाणिज्यिक कृषि, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से। अत्यधिक पूंजी व श्रम की सहायता से व्यापक स्तर पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? रोपण कृषि। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस फसल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं? तो रोपण खेती के अंतर्गत आते हैं। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं यानी खेती करने के लायक? तो 3, रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाई जाती है। किस फसल चक्र का संचालन शीत ऋतु में होता है? रबी का। मटर, सरसों, जौ आदि किस ऋतु चक्र की फसलें हैं? रबी की फसलें। मटर, सरसों, जौ। किस ऋतु चक्र की फसलें देश में मानसून आगमन के साथ बोई जाती है? खरीफ। अरहर, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली आदि किस ऋतु चक्र की फसलें हैं? खरीफ की। ओस, अमन तथा बोरो किसकी किस्में हैं? चावल की किस्में हैं, धान की किस्में। रबी व खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? जायद। तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां आदि किस प्रकार की फसलें हैं? जायद प्रकार की फसलें हैं। किस फसल को तैयार होने में 1 साल लगता है? गन्ने की फसल को। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? चावल। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो यूपी आएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कौन आएगा? पंजाब में पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार, बाजरा व रागी को किस प्रकार के अनाज में शामिल किया गया है? मोटा अनाज। देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल खाद्यान्न कौन सी है? ज्वार। तीसरी सबसे, पहली चावल, दूसरी गेहूं है। ठीक है, तीसरी ज्वार है। वह फसल जो खाद्यान्न व चारा दोनों में काम में आती है। मक्का। मक्का की पत्तियों से साइलेज नाम का चारा बनता है जिसको जानवर खाते हैं। मक्का किस ऋतु चक्र की फसल है? रबी। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता कौन सा देश है? भारत।
गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। गन्ना किस कटिबंध में बोई जाने वाली फसल है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में। अलसी व सरसों कौन से ऋतु चक्र पर की फसलें हैं? रबी। कौन सा तिलहन यानी कि तेल वाली फसलें हैं? रबी व खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाती है। अरंडी। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में कॉफी की कौन सी किस्म पाई जाती है? अरेबिका। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अरेबिका किस्म का मूल स्थान कौन सा? यमन। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी है? जूट, कपास, सन व रेशम। रेशम कीड़े के किस भाग से रेशम प्राप्त होता है? कोकून से। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। ऑपरेशन ब्लड है का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया? विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस द्वारा शुरू किया? विनोबा भावे। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। भूदान के तहत सर्वप्रथम किसने अपनी भूमि बांटने की पेशकश की थी? रामचंद्र रेड्डी ने। बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार किस क्रांति के तहत संभव हुआ? जीन क्रांति। वर्तमान में कृषि का कौन सा प्रारूप अधिक प्रचलित है? कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि, यानी कि जिसमें गोबर खाद का उपयोग करते हैं। बायोडीजल फसलों में किसे शामिल किया गया है? जेट्रोफा और जोजोबा। ये दोनों जो पौधे हैं ये इजराइल से लाए गए थे। ठीक है, इस प्रकार से ये लगभग 3 से 4 पार्टों का हमने वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।